हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग योर फ्यूचर एजुकेशन। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, हीट्रॉप्स मिक्सर के बारे में, और हमने उनके टैप्स भी पढ़े थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल्स को लेकर। क्लियर। लेकिन एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे और बताया था कि सर इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हो जाते तो ज़्यादा बेटर होता। कुछ एग्जाम्पल्स को आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड मिनिमम बॉइलिंग एनर्जी ड्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एनर्जी ड्रॉप्स के मिक्सर के बारे में। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन एंड विच शो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इसको याद कैसे करेंगे। ट्रिक यहाँ पर क्या है आपके लिए कि आपको कैसे याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके पास बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं, सिंपल बेंजीन, और उस बेंजीन में कहीं पर भी कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो कैसा हो, बहुत कम मॉलिक्यूलर मास का हो, जैसे कि बेंजीन लिया और टॉलुइन। बेंजीन कैसा होता है आपका, बेंजीन का डायग्राम कैसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, और टॉलुइन का क्या होता है, यहाँ पर CH3 लगा होता है। तो लगभग फॉर्मूला इसका क्या होगा, C6H6, और इसका कितना होगा C7। C6H6 में 6 एक कम कर दो, 3 जोड़ दो, तो C7 क्या हो जाएगा H, और 5 3 8, लगभग कितना हो गया, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि 12 और 2 14। 14 जो आपका मोलर मास होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इसका देखेंगे तो कितना होगा 78 होगा, और उसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 है तो 82 और 92 के करीब हो जाएगा। ठीक है ना। तो लगभग अप्रोक्स आपका मोलिकुलर मास होना चाहिए। जैसे कि आपको ये याद रखने में आसानी होगी, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, तो नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन, नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन। ऐसा नहीं करना है कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन ले लें, डिफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा एक कदम आगे होगा। यानी 6 कार्बन वाला 7 कार्बन वाले की लीनियर चेन के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। 7 वाला 8 के साथ कर जाएगा, 8 वाला 9 के साथ कर जाएगा। ऐसा नहीं करना कि 6 कार्बन वाली सिंगुलर चेन को आप क्या करो, 8 कार्बन की चेन के साथ में ऐड कर देंगे। क्लियर। डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास। एंड ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इथेन आपका कैसा है, सिमिलर ग्रुप है, तो यहाँ पर चेंज कौन हुआ है, ब्रोमोइथेन और आयोडो। तो आप ध्यान रखिए कि फ्लोरीन के बाद होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके ये दोनों ग्रुप सिमिलर हैं तो आप क्या करोगे, या तो फ्लोरोइथेन क्लोरोइथेन लोगे साथ में, या फिर क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन लोगे, या फिर ब्रोमोइथेन और आयोडोइथेन लोगे। ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। कभी भी आप फ्लोरीन को फ्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन नहीं लेंगे, ज़्यादा चेंज आ जाएगा। इथेन ग्रुप कैसा है, सिमिलर है, लेकिन फ्लोरीन और ब्रोमीन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है, इसी तरीके से कि अगर आप कोई भी ग्रुप यूज करते हैं तो ग्रुप दोनों एक जैसे होने चाहिए, पोलर या नॉन पोलर में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लगभग उनका मोलर मास कैसा हो, सिमिलर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम देखा तो इथेन दोनों ग्रुप सेम आ गए। यहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो लगा होता है, जो हमारा सिंपल ग्रुप जो लगा हुआ है वो है ब्रोमो और आयोडो, और वो दोनों ही कैसे हैं, आपस में बराबर है, यानी कि ब्रोमीन के बाद जस्ट होता है आयोडीन। तो हमें मतलब थोड़ा ही आसपास हो, यानी एक सेल ज़्यादा होगा, लेकिन आप क्लोरीन और आयोडीन को कंपेरिजन कभी मत करना, वो गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेंजीन, और बेंजीन कॉमन है, यानी यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन, बस क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन के जस्ट बाद मैंने क्या लिखा है, ब्रोमीन, तो बहुत आसपास हो गया। क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को मैं कभी भी आइडियल सॉल्यूशन में शो नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपके हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें बात करते हैं शो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करें, पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या हो गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, उनके सॉल्यूशन का जो इंट्रैक्शन होगा, यानी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, लोअर होगा। यानी यहाँ पर इस केस में आपको क्या याद रखना है, इस केस में आपको याद रखना है कि जो AB, इस केस में हम याद करते हैं कि जो AB का जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, लोअर होगा। यानी AB का इंट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए पॉजिटिव में। AB का क्या होगा इंट्रैक्शन, AB के जो मॉलिक्यूल के जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, सॉरी हाँ,
ए बी के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन कम होगा तो ए मॉलिक्यूल या फिर बी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन तो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कम होगा तो इजीली वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और जब दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन बढ़ जाएगा, यानी कि वेपर्स उतनी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर, इंटरेक्शन कम होना चाहिए। तो अब इसे याद कैसे रखना है, यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव डेविएशन होंगे यानी उनका इंटरेक्शन कमजोर करना है। कमजोर करने का मतलब है कि पहले उनमें क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा है अब वो क्या हो गया, वीक में चेंज हो गया है। क्लियर है, मतलब यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर, जनरली जो हम लोग उसका यूज कर लेते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर देखोगे साइक्लोहेक्सेन के बीच में कोई ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, सिंपल वंडरबल फोर्सेस ही लगता है वीक। लेकिन इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या होगा, इनके आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में आते हैं यानी इथाइल मॉलिक्यूल यानी इथाइल अल्कोहल और फिर आएगा साइक्लोहेक्सेन और फिर इथाइल अल्कोहल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन अब ये बीच में आ गए तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो अब इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग था या इनके आपस में बीच में भले वीक हो, लेकिन इनके इस इथाइल अल्कोहल के बीच में आने से क्या हो गया, इसके बीच का जो क्या हो गया, इंटरेक्शन कमजोर हो गया और क्या हो गया, ये अब इजिली ब्रेक जल्दी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक कंपोनेंट आपका कैसा हो, कुछ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंटेन करता हो, लेकिन सॉल्यूशन बनते ही वो फोर्सेस क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। तो ऐसे एग्जांपल को आप याद कर सकते हो, जैसे एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन देखा जाए तो एसीटोन क्या करेगा, एसीटोन इजीली हमारा क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता था, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में आने से क्या होगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा। CCl4 एंड CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हो गया। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यानी ये यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन, अब कार्बन आप देखो कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी विड्रॉइंग, ये भी विड्रॉइंग, ये भी क्लोरीन छीनेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी छीनेगा, ये भी छीनेगा, ये भी, तो बराबर बराबर सब पर नेगेटिव चार्ज और उस पर पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन में क्या होगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, लेकिन कार्बन इससे क्या करेगा, इससे खींचेगा। अब क्या होगा, इस पर थोड़ा सा क्या होगा, नेगेटिव, जबकि नेगेटिव इस पर होना चाहिए, लेकिन कुछ नेगेटिव इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इधर से पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगला मॉलिक्यूल हमारा होगा वो क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्शन में आ जाएगा, यानी इस पर क्या हो गया, इस पर सॉरी पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, अब इसका पार्शियली नेगेटिव चार्ज, उसका पार्शियली पॉजिटिव से क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन शो करेगा। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, दोनों क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्सेस था। और लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं प्रेजेंट था। लेकिन जब मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो क्या हुआ, इनके बीच में जो अट्रैक्शन था आपस में थोड़ा बहुत पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि अब इनको जैसे मिक्स किया तो वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल देखे यहाँ पर एसीटोन एंड एथाइल अल्कोहल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, CH3 और CH3 लार्जर ग्रुप था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे अच्छी थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गई, वो भी ब्रेक हो गई, कमजोर हो गई। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों मॉलिक्यूल्स में तो किसी भी एक कंपोजिशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा और दूसरे के कंपैरिजन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इनको आपस में मिक्स करने से क्या होगा, मिक्स करते ही क्या होगा, जो हमारा कंपोजिशन थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स कंटेन करता होगा दूसरे के कंपैरिजन, वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में मिक्स होते ही क्या हो जाएगा, उसके बीच का अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ऐसे एग्जाम्पल याद रखनी है। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, लेकिन इथाइल में क्या होता है, ROH, जो R पार्ट होता है ROH, वाटर का भी क्या होगा, H2O, OH, ये वाटर का बॉन्डिंग बन गया। ये R जो बीच में आएगा, अगला जो होगा, जो क्या होगा, ORH, इस तरह से ये R ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, अगर लार्जर जैसे होते जाएंगे, यानी 2 कार्बन के आ गए हैं तो उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी जितना वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल के अंदर नहीं होगी। समझ में आ रही है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सोर्स होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, यानी कि वो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कमजोर होगा, कि यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इनको मिक्स करने से क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
वीक हो जाएगा वाटर से। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर हमने बात किया कि जो सॉल्यूशंस आपके जो बनेंगे उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होगा वो कंपोजिशंस के जो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रखता होगा उससे भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह हमने बात की यहाँ पर शो नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन शो कैसे होगा, नेगेटिव मतलब वेपर प्रेशर कम होनी चाहिए, वेपर प्रेशर कम होनी चाहिए मतलब इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। अब मजबूत मतलब क्या है, अगर कोई कमजोर होगा, अब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट हो गया। मतलब यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल लेनी है कि ना इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, सपोज करो ना इनमें हो, लेकिन इनको मिक्स करती क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाए। या फिर ये कहूँ कि ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन कमजोर हो, इनके बीच में क्या हो, आपस में कमजोर हो, लेकिन इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ तो क्या हो, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन कैसा हो जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए। क्लियर। जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो ये आपस में कैसे हैं, इनके जो इंटरेक्शन थे थोड़े कमजोर थे, मिक्स किया क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस बन गया, क्लोरोफॉर्म एंड डाइइथाइल ईथर। इसी तरीके से हमें ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्लियर। तो हमें याद रखना बहुत आसान है, आपको बस ये देखना होगा कि मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर था इसके साथ मिक्स करती क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, कमजोर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मजबूत हो रही हो तो नेगेटिव डेविएशन है, अगर बॉन्डिंग क्या हो रही है, हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रही है, वीक हो रही हो तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर। तो ये आपके हैं एग्जांपल्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने एग्जांपल्स ऑफ एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स में सबसे पहला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, दो कंपोजिशन मिक्स किया, उन दोनों कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उससे भी कम होगा हमारे एजियोट्रॉप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 95.6% वेट बाई वेट ऑफ इथेनॉल इन वाटर, यानी अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो 100 ग्राम में 95.6 ग्राम होगा इथेनॉल एंड बाकी का क्या होगा हमारा वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, जबकि इथेनॉल कितना होता है 351.5 केल्विन। हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा जो जैसे बोलते हैं 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, जिसका हमने एग्जांपल ड्रा भी किया था, तो उसमें सॉल्यूशन का जो हमारा एजियोट्रॉप था वो कितना था, जो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था 351 केल्विन। तो देखो सबसे लोअर ये है इन दोनों में और लोअर से भी कम हमें मिला। क्लियर, याद रखना। सेकंड पॉइंट हमारा सेकंड एग्जांपल है 72% वेट बाय वेट ऑफ एन प्रोपेनॉल इन वाटर। क्लियर। तो यहाँ पर एन प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 370.2 केल्विन, वाटर 373 केल्विन। जब मैंने इनको आपस में मिक्स किया तो जो हमारा एजियोट्रॉप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 361 केल्विन, यानी इन दोनों में जो सबसे कम है कितना, प्रोपेनॉल का, उससे भी कम है हमारा ये। बात समझ में आ रही है। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों ही कंपोजिशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। कुल मिलाकर याद रखो। यहाँ पर देखो जरा थर्ड केस 2% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड 390.9 केल्विन, 353.11 केल्विन, मिक्स किया कितना बना 353.10 केल्विन। इससे भी यानी इससे भी लोअर, दोनों से लोअर है। वही यहाँ पर देखिए 6.8% वेट बाय वेट ऑफ C2H5OH इन CaCl3, यानी 100 ग्राम में 6.8 ग्राम क्या होगा इथेनॉल, और बाकी का हमारा क्या होगा क्लोरोफॉर्म होगा, यानी कि सॉल्यूट ये रहा, सॉल्वेंट ये रहा। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखो जरा, इसका 351.5 केल्विन, इसका कितना 334.2 केल्विन। जब मैंने मिक्स किया तो सॉल्यूशन पे कितना मिला, मुझे मिला 332.3 केल्विन, यानी इन दोनों में जो लोअर ये था उससे भी लोअर है ये। बात समझ में आ गई। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बाकी दोनों से क्या होता है हमेशा कम। मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में बाकी दोनों से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है, दोनों से ही ज्यादा होगा। अब देखो जरा पहला एग्जांपल 20.2% वेट बाय वेट ऑफ HCl इन वाटर। यहाँ पर सॉल्यूशन कितना है 381.6 केल्विन, यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो हमारा यानी एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से क्या है ज्यादा। 68% वेट बाय वेट ऑफ HNO3 इन वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा 359 केल्विन और 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मिक्स किया तो कितना मिला 393.5 केल्विन सॉल्यूशन का, इन दोनों से भी क्या है ज्यादा। तीसरा एग्जांपल फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं HCOOH। जब हमने क्या किया इसको वाटर में डाला कितना 77 ग्राम फॉर्मिक और बचा हुआ वाटर 100 ग्राम में, तो क्या हुआ इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, जबकि इसका कितना है 374 केल्विन। इनको आपस में मिक्स किया तो हमें कितना मिलता है 380 केल्विन। बात समझ में आ रही है, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दोनों से क्या हो गया ज्यादा हो गया। लास्ट पॉइंट 20% ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म।
तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 329.1, क्लोरोफॉर्म कितना है 334.2 केल्विन। क्लियर, मिक्स किया इस रेशियो में तो क्या मिला हमें, एजिट्रॉप सॉल्यूशन मिला, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 337.7 केल्विन, इन दोनों से ही ज़्यादा। तो आपने यहाँ पर नोटिस क्या किया, आपने नोटिस किया है कि हमने जितने भी एग्जांपल देखे तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप में क्या होता है, एजिट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट बाकी दोनों कंपोजिशन से क्या होता है, लोअर होता है, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप में क्या होता है, एजिट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोजिशन से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। क्लियर, तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। आप इनको भी नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स ऑफ राउल्ट्स लॉ। ज़्यादातर हमारे सारे सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो नहीं करते हैं उसको पूरे न्यूमेरिकल बात करेंगे। पहला हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 40 mm ऑफ मरकरी। यानी कि वेपर प्रेशर किसका, इथाइल अल्कोहल का। इन सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, यानी ये प्योर है। ये आपको जो गिवन है वो भी आप नोट करते चलो साथ साथ। गिवन आपको क्या है, प्योर यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, और कैसा है, ये प्योर है तो प्योर लिख दिया, कितना 40 mm ऑफ मरकरी बेस पर, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया, इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल। यानी एक सॉल्यूशन होगा जिसमें इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल आपस में मिक्स हैं। मतलब क्या है, आपके पास x यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, टोटल क्या होगा 1। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कह दिया गया है, इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.80। किसका दिया गया है, इथाइल अल्कोहल का दिया गया है, जो सॉल्यूशन आपके मिथाइल अल्कोहल के साथ बनता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, वो भी प्योर कितना है हमारा 0.80, प्योर नहीं है, ध्यान रखना। इन क्या होगा ये, इन सॉल्यूशन बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन के अंदर, और कितना दिया गया 0.80। यानी आपको कुल मिलाकर x ऑफ क्या दिया गया है, इथाइल अल्कोहल। क्लियर, 0.80 आपको बोला गया है व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, किसका, इफ द मिक्सचर ओबे राउल्ट्स लॉ। किसका पूछा गया, इथाइल अल्कोहल का ही आपको क्या पूछा गया, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन में। हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, PA इक्वल टू PA0 XA। दोनों कंपाउंड के लिए निकाल सकते थे, लेकिन हमें फिलहाल एक के लिए निकालना है, तो हमने ए वाले को क्या मान लिया, इथाइल अल्कोहल मान लिया। एक कंपोनेंट हमारा क्या इथाइल और बी कंपोनेंट हमारा मिथाइल है। तो ए के बेस पर क्या होगा, PA इक्वल टू PA0 XA। एक्स आपको कितना दिया गया है 0.80, और PA0 कितना दिया गया 40 mm ऑफ मरकरी। क्लियर, तो आप क्या निकालोगे यहाँ से, आपको निकालना है PA फाइंड करना है इन सॉल्यूशन में। किसका सॉल्यूशन के ही हमारे एक कंपाउंड का वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA0 कितना हमारा, PA0 हमारा है 40 mm मरकरी में है, और जो क्या है हमारा 0.80। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 0 हटा दें से अगर, तो क्या हो जाएगा 0 से ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, 8 4 32 mm ऑफ मरकरी, ये हो जाएगा PA। मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन इज 32 mm ऑफ मरकरी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन देता कि आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ किसका, वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन, आप कैसे निकालते, आपको अब निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता, आपको जरूरत होती किसकी, देखो यहाँ पर हम लोग एक इथाइल अल्कोहल आपके पास था, तो आप यहाँ से मिथाइल अल्कोहल निकाल सकते थे। मिथाइल अल्कोहल के लिए मोल फ्रैक्शन कितना निकलता हमारा 0.20। लेकिन जब आपको PB निकालना होता तो आपको मस्ट देना चाहिए था क्या, PB0। अगर आपको PB0 गिवन होगा फिर क्वेश्चन के अंदर, तो आपसे PB भी पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब सॉल्यूट क्या है आपका, ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम। तो हमने लिखा है यहाँ पर मास, आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा क्या है हमारा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कितना है हमारा 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, और कितना है आपके पास 90 ग्राम। क्लियर। और क्या गिवन हो सकता है आपको, ऑफ वाटर एट 303 केल्विन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर आपको दिया गया प्योर वाटर का, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है आपको दिया गया 32.8 mm मरकरी। क्लियर। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का आपको वाटर वेपर से नहीं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्यूशन का निकालना है मतलब पी टोटल निकालना है, और पी टोटल अकॉर्डिंग टू राउट लो। अब राउट लो को लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि ये राउट लो को फॉलो करता है, लेकिन ये भी नहीं बोला गया है कि ये राउट लो को फॉलो नहीं करता। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको ये नहीं बोला जाए कि ये राउट लो को फॉलो करता है या नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है, तो आप उसे एज्यूम हमेशा करेंगे कि वो सॉल्यूशन हमेशा राउट लो को फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर राउट लो को यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लो। अब भाई राउट्स लो भी दो थे हमारे, एक था हमारे उस बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड और कैसे होते थे, वोलेटाइल। देखो यहाँ पर कैसा, देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज है, और ग्लूकोज कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म का, और जो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी यहाँ पर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है। मतलब हमें अपने सेकंड टॉपिक को याद रखना अपने राउट लॉ के फॉर्मूले में, और जिसमें हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, वो पी टोटल होता है वो इक्वल होता है पी ए यानी पी ए नॉट एक्स ए। बात समझ में आ रही है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हमें, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है अपना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर उसकी क्रिएट नहीं होती है। बात समझ में आ गई। तो इसको हमें क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है। अब आपको गिवन क्या है, मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ये गिवन है। अब मुझे और क्या गिवन है, और कुछ नहीं, ये निकालना है। चाहिए क्या, एक्स है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, पहले मोल्स निकाल लें सभी के। तो हमें यहाँ पर दिया गया मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, ग्लूकोज का 10 ग्राम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वो कितना होता है, वो होता है 180, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है हमारे पास 18। बात समझ में आ रही है आपके। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल्स कितना निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 10 अपॉन 180, तो क्या हो जाएगा 1/18। क्लियर। मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए हमारे पास। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना है 90 ग्राम अपॉन, और मोलर मास कितना होता है उसका 18 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। क्लियर। तो आपने दोनों नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बारे में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वाटर के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 5 + 1/18। इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि पी टोटल को क्या कर देंगे, यहाँ रखेंगे। पी ए नोट कितना है 32.8 mm इंटू एक्स है, जो वैल्यू होगी उसको सॉल्व करके क्या होगा हमारा आंसर नोट करेंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए, और साथ में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए। अभी वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसका आंसर नोट करता हूँ। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, सॉल्व करते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 0.989। क्लियर। और जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 0.989, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 32.44 mm मरकरी। क्लियर। मैंने तो आंसर निकाला हुआ था इसका।
आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तब तक हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने 3rd एग्जाम्पल की तरफ, जो आज हमारा होगा सबसे लास्ट एग्जाम्पल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अपना, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm मरकरी एंड 450 mm मरकरी रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्लोरोफॉर्म का जो आपको दिया गया है, क्या वेपर प्रेशर कितना दिया गया है, 200 mm मरकरी, और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 कितना दिया गया आपको, 415 mm मरकरी। क्लियर। साथ में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पूछा गया है बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ मिथाइल, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको ये तो बोला नहीं गया है कि राउट लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं, मतलब आज हम जितने भी न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं वो क्या है, या तो राउट लॉ को फॉलो करते हैं डायरेक्टली, या फिर हमें अगर नहीं बोला गया है तो भी इसका मतलब क्या है कि वो राउट लॉ को फॉलो करने वाले हैं। क्लियर। यहाँ पर आपको गिवन क्या है उसको नोट करते हैं। आंसर गिवन, गिवन क्या है, देखो आपको वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3। अगर मैं क्लोरोफॉर्म को अगर एक कंपोनेंट मान लूँ तो यहाँ पर जो PA0 होगा ना, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 200 mm मरकरी, और वेपर प्रेशर ऑफ, इसे मान लेता हूँ CH2Cl2, इसे मान लिया मैंने PB0, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 415 mm मरकरी। क्लियर। आपको बोला गया कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है P टोटल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो क्या होगा, P टोटल इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB, और PA क्या होता है हमारा, PA0 XA प्लस क्या होगा हमारा, PB0 XB। बात समझ आ रही है। तो आपको मेनली क्या है, आपको ये दिया गया है, ये दिया गया है, आपको XA और XB निकालना है, काम खत्म। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास निकालने के लिए हमें दोनों के फॉर्मूले गिवन हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CHCl3। कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35, कितना होता है 35.5 इंटू 3 टाइम्स है, तो ये हो गया। इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, दो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ही मोलर मास आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ CHCl3 क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया गया आपको 25.5 ग्राम, और ये कितना दिया गया है, ये होगा ग्राम पर मोल में, और ये भी क्या होगा ग्राम पर मोल में। तो ये वैल्यू पुट करेंगे ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, मोल में, ध्यान रखना। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2 क्या हो जाएगा, मास कितना दिया गया है 40 ग्राम, तो नीचे हम लोग निकालेंगे ग्राम पर मोल में, तो ये भी क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका मोल आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए कंपोनेंट। ए कंपोनेंट हमने कैसा माना था, ए कंपोनेंट हमने माना था क्लोरोफॉर्म को, यानी कि बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CHCl3, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना, CH2Cl2। तो क्या करूंगा मैं, तो दो ही कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो एक का निकालना हो तो क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, P टोटल, PA0 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, PA0 की वैल्यू दी गई 200 इंटू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्लोरोफॉर्म की, ठीक है ना,
लिख देता हूँ XCl3 प्लस, और पीवी नोट कितना आपके पास 415, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। इसको सॉल्व करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। ये तो मैंने आपको कोई मेथड किया है, मैंने अभी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं किया है। यानी हमें करना क्या है, हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। दोनों ही हमारे कंपोनेंट कैसे हैं, दोनों की वेपर जनरेट हो सकती है, मतलब वॉलेटाइल है। और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P टोटल इक्वल टू PA0XA प्लस PV0 XB। दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आपको क्या है, गिवन है, PA0 भी गिवन है और PV0 भी गिवन है। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट आपको क्या करना, निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालेंगे यहाँ से, फिर आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल यानी CH2Cl2 के बारे में। यानी ये वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू क्या करनी है आपको, कैलकुलेट। ये आपका होमवर्क है आज का। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालोगे तो क्या होगा, मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास कितना है जो हम यहाँ निकालेंगे उसे यहाँ पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, CH2Cl2 क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 40 ग्राम अपॉन मोलर मास, जो यहाँ से निकालेंगे वो यहाँ पुट करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl3 क्या करेंगे, इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट यहाँ पर, इन दोनों की यहाँ पर पुट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद पहले खुद से लगाइए, फिर मैं आपको इन सबकी वैल्यूज लिखकर आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमें कितना मिला, 119.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना मिलता है मुझे, 85 ग्राम पर मोल। क्लियर, 85 ग्राम पर मोल। हम यहाँ पर क्या निकाला, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, वैल्यू पुट की, क्या हुआ 0.213 मोल्स हमें मिले किसके, क्लोरोफॉर्म के। मोल किसकी बात करते हैं हम लोग, CH2Cl2 की। तो मास अपन मोलर मास 40 ग्राम अपन 85 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, वैल्यू आई 0.470 मोल्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2। फिर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl3 की। तो यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यू को पुट किया, कितना मिला मुझे 0.312। क्लियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl3 कितना है 0.312। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कैसे निकालोगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.312 कितना मिला मुझे 0.688। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें पी टोटल निकालना। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपको अलग अलग ये भी बताना होगा कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द CH2Cl2 इन द सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, मुझे सॉल्यूशन पूछा गया तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया क्या, P टोटल इक्वल टू PA0XA प्लस PV0 XB। तो PA की वैल्यू कितनी 200, PA0 की वैल्यू, XA की वैल्यू कितनी नहीं, XCl3 कितना निकला 34.312। इसी तरह PV0 XB की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व किया कितना है 62.4 mm मरकरी, 280.5 mm मरकरी। सॉल्व किया कितना है 347.9 mm मरकरी। क्लियर। आपको ये क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। यहाँ पर हमने आज जो क्वेश्चंस बात किए वो सभी क्या करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर। और जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर। ज़्यादातर पेपर्स में आपके यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है, यहीं पर मैं एंड करता हूँ। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं कि जो फॉलो नहीं करते हैं उसके ऊपर कंडीशंस बनती है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंसेप्चुअल ज़्यादा बनता है। बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको वो भी क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत जल्दी आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो से, जो हमारा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद।